नमस्कार, मैं हूं रविंदर राव। आप देख रहा है एसएचजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मॉडल सीएलएफ की जानकारी की सिलसिला में अभी हम इस क्लास में बात करेंगे मॉडल सीएलएफ की इंडिकेटर्स क्या है। आप जानते हैं कुछ ना कुछ काम करना है तो हम बोल सकते हैं हम इतना किया है, उतना किया है, सब कुछ किया है, लेकिन कैसे पता चलेगा जब तक मापदंड अगर हमको पता नहीं चलेगा। तो मेजरिंग इंडिकेटर्स अगर नहीं है तो हमारा काम कितना कहाँ तक हम पहुँचे हैं। ठीक है, अगर हम ऐसी दृष्टिकोण से हमारा जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने मॉडल सीएलएफ के लिए कुछ संकेतक, प्रमुख संकेतक बनाया गया है। वो संकेतक क्या है? इसका मतलब मॉडल सीएलएफ के दौरान हम हमारा चिन्हित किया गया मॉडल सीएलएफ की एरिया में क्या क्या काम कितना हद तक करना चाहिए, अगर हम कितना करने से इसको हम मॉडल सीएलएफ माना जाता है। ठीक है, आगे हम चले जाएंगे या सीधा हम जाएंगे मॉडल सीएलएफ के लिए प्रमुख संकेतक। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं मुख्य क्षेत्र सफलता की परिभाषा, यानी कि किस विषय है, ये है विषय के बारे में। ये सफलता की पैमाना, मतलब क्या क्या करना पड़ता है ये विषय में, ये कितना परसेंटेज अगर हम हासिल करेंगे तो हम मॉडल सीएलएफ का काम को हम कंप्लीट किया है, तब हम उसको बोल सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं मॉडल सीएलएफ हमारा बन चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला वाला सैचुरेशन, जिसे आप सुना होगा सैचुरेशन वाला बात, कई सारे बार सुना होगा। इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिपूर्णता। ये सैचुरेशन का मतलब क्या है? एसएचजी में सभी लक्षित घरों की तक पहुंचाना, यानी कि आपने सुना होगा SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सम 2011, यानी कि सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना सन 2011 जो भारत सरकार की द्वारा किया गया है, उनमें 7 प्रकार की जो इंडिकेटर्स है, डिप्रिवेशन इंडिकेटर्स बोलते हैं, डिप्रिवेटिव इंडिकेटर, वो 7 इंडिकेटर्स की दायरे में जितने भी परिवार पढ़ते हैं सो उसको अंदाजा किया गया है कम से कम 7-8 करोड़ परिवार लोगों को हम हमारा एसएचजी में जोड़ना पड़ता है। मतलब 7 डिप्रिवेटिव इंडिकेटर्स में कितने परिवार आते हैं और 5 ऑटो इंक्लूसिव इंडिकेटर्स भी है उसमें, उसके दायरे में कितने परिवार आते हैं। ये सारे परिवारों को हम हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की द्वारा टारगेट बना के उन परिवारों से एक एक महिला को जरूर हमारा समूह में जोड़ना चाहिए। इसको बोला जाता है सैचुरेशन। जब हमने 100% जो 7 डेप्रिवेटिव इंडिकेटर्स, 5 ऑटो इंक्लूसिव इंडिकेटर जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना की तहत चिन्हित किया गया परिवारों को हम इसमें जोड़ेंगे, तब हम बोल सकते हैं 100% हमने सैचुरेशन किया है। मतलब कोई हमारा एसएचजी की दायरे से बाहर नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको भी पता है कहीं कहीं ये ऐसा भी हो सकता है कि ये SECC डेटा में कुछ लोगों का नाम नहीं हुआ होगा कारणवश, फिर भी उन लोगों को हमने ग्राम संगठन को बोला, यहाँ की समूहों को भी बोला है। क्या बोले हैं कि आप PIP करके जो पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर प्रक्रिया के बारे में आप जानते हैं, उसके द्वारा वहाँ की लोग भी अगर किसी को गरीब परिवार जैसा चिन्हित करते हैं, उन परिवारों को भी इसमें जोड़ना है। ठीक है, ये जोड़ने में अगर किसी परिवार में कोई ऐसी महिला नहीं है तो हम अपाहिज लोगों का, यानी कि दिव्यांग लोगों का एसएचजी बना सकते हैं, वरिष्ठ लोगों का बना सकते हैं, अलग अलग तरीके के एसएचजी बना सकते हैं। उसके बारे में बहुत सारा वीडियोस आप एसएचजी ऑनलाइन में देख सकते हैं। PVTG एसएचजी कैसा बनना है, दिव्यांगों का एसएचजी कैसा बनना है, और हमारा अलग अलग तरीके के एसएचजी के, एल्डरली एसएचजी के बारे में भी बताया गया है। तो मॉडल सीएलएफ की प्रमुख संकेतक में पहला संकेतक क्या है? परिपूर्णता, यानी कि सैचुरेशन। समूह में कितना लक्षित घर, मतलब आपका जो सीएलएफ एरिया में कितना, ये मैंने अभी जो बताया SECC डेटा के हिसाब से, PIP के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आपकी एक सीएलएफ की एरिया में 3000 परिवार ऐसा है, तो वो 3000 परिवारों को आप जोड़ना है। कम से कम आपका 90% से ऊपर परिवारों को अगर आप जोड़ते हैं समूह में, कोई भी समूह में, तो उसको हम बोल सकते हैं सैचुरेशन आपका सीएलएफ में कंप्लीट हुआ है। दूसरा, सामाजिक समावेश, यानी कि सोशल इंक्लूजन अंग्रेजी में बोलते हैं। नेतृत्व की भूमिकाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का शामिल करना। आप इंक्लूजन मतलब क्या है? SC ST लोग, जहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों को समूह में डालना एक इंक्लूजन है। लेकिन इंक्लूजन, जो असली इंक्लूजन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं हमारा आजीविका मिशन के तहत, क्या है? कुल
अति संवेदनशील लोगों में से एसएचजी में कितना प्रतिशत एसएचजी नेतृत्व में और कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति लोग है, यानी कि टोटल जो एसएचजीस है वो एसएचजीस में वल्नरेबल जिसे कहते हैं, यानी कि अति संवेदनशील का मतलब जो है वल्नरेबल परिवारों की एसएचजीस में कितना परसेंट, एसएचजी में कितना परसेंट अनुसूचित जाति या जनजाति लोग, कम से कम 80% एबो वो एसएचजी में नेतृत्व में रहना चाहिए, यानी कि मेंबर्स रहना चाहिए, और अनुसूचित जाति 60% रहना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो है शासन, शासन मतलब गवर्नेंस, गवर्नेंस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो शासन, सीएलएफ की प्रभावी शासन प्रणाली लागू, यानी कि सीएलएफ में एक अच्छी तरह की ये गवर्नेंस सिस्टम आप रख के रहना चाहिए, मतलब हर चीज़ के बारे में क्लियरली वहाँ पे आपका नीति तैयार होके रहना चाहिए, उसको अमल करते रहना चाहिए। जैसे सीएलएफ पंजीकृत, यानी कि सीएलएफ किसी न किसी कानून के हिसाब से वो पंजीकृत होके रहना चाहिए। और एजीबीएम यानी कि एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हर साल टाइम के हिसाब से होना चाहिए। और वैधानिक अनुपालन दायरा किया गया है, मतलब जो भी लीगल कंप्लेंट्स है एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग करने के बाद, जो ऑडिट वगैरह करने के बाद उसका जो भी रिपोर्ट है आप डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर या नहीं तो सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको दाखिला करना चाहिए। और क्या है, नेतृत्व का रोटेशन, नेतृत्व का रोटेशन भी करना चाहिए, हर उसका जो बैला में लिखते हैं वो उसका हिसाब से। ईसी की बैठकों में उपस्थिति 90% उपस्थिति होना चाहिए। नेतृत्व की रोटेशन हर साल 1/3 होना चाहिए। और वैधानिक यानी कि लीगल कंप्लेंट्स का जो सबमिट करना हर साल करना चाहिए। और एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हर साल करना चाहिए, ठीक है। ईसी में बैठकों का सदस्यों का उपस्थिति 90% से ज़्यादा रहना चाहिए। विजन और बीडीपी, आप जानते हैं एक विजन डॉक्यूमेंट भी वो सीएलएफ बना के रखना चाहिए, और बिजनेस डेवलपमेंट प्लान भी बना के रखना चाहिए, और वो उसको हर साल रिव्यू करते रहने से, मतलब कुछ कुछ चीज़ें उसमें जोड़ना, कुछ कुछ चीज़ें अगर नहीं है तो उसको छोड़ देना, ऐसा मतलब एनुअल एक्शन प्लान और वित्तीय योजना हर साल आने वाले साल के बारे में एक योजना बना के, और उसको फाइनेंशियल प्लान भी, एक है प्लान बनाना और फाइनेंशियल प्लान भी बना के रखना जरूरी है। अगर ये करेंगे तब आप मॉडल सीएलएफ के ओर बढ़ रहा है। और चौथा देखेंगे मानव संसाधन प्रबंधन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये मॉडल सीएलएफ के क्षेत्र में ये होना चाहिए कि एचआर नीतियाँ तैयारी तो कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब हमारा पास जो है एमआईएस कोऑर्डिनेटर है और सीएलएफ का मैनेजर है, सीएलएफ का अकाउंटेंट है, नहीं तो वीओ में वीओ बुक कीपर है, एसएजी में एसएजी बुक कीपर है, कुछ सीआरपी लोग हैं, कुछ पीआरपी लोग हैं, मतलब पूरे जितने भी जो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन काम कर रहे हैं अलग अलग नाम से, वो सारे लोगों के लिए उसका रिसोर्स फीस के बारे में, उसका काम के बारे में, उसका जॉब चार्ट के बारे में, उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए, वो रिपोर्ट कैसे सबमिट करना चाहिए, उनको पैसा कब मिलना चाहिए, कौन उनको पैसा देना चाहिए, कितना देना चाहिए, 1 महीने में कितना दिन काम करना चाहिए, किसको रिपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ों को बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनुअल, यानी कि नीति, यानी कि पॉलिसी अपने लेवल पे सीएलएफ तैयार करके रखना चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो मॉडल सीएलएफ नहीं होगा। और नेक्स्ट क्या है, कर्मचारियों का स्थिति, यानी कि 100% स्थापित, कर्मचारियों का स्थिति, यानी कि जितने पोजीशंस है क्लस्टर लेवल पे, मैंने अभी बताया था, मैनेजर का हो, अकाउंटेंट का हो, एमआईएस का हो, ऑफिस असिस्टेंट का हो, जो भी पोजीशंस है वो पोजीशंस 100% फिलअप करके रखना चाहिए, कोई पोजीशन आप खाली नहीं रखना चाहिए। और कर्मचारियों का मासिक समीक्षा, ऐसा नहीं है खाली हमने उनको नौकरी दिया, नहीं तो कुछ कैडर को नियुक्ति किया था छोड़ दिया है, वो अपना हिसाब से काम कर रहा है, किसी को उसका उनके ऊपर कभी समीक्षा होता है कभी नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर महीना उन लोगों को रेगुलर समीक्षा उनका काम के बारे में होते रहना चाहिए, यही है मापदंड। और कर्मचारियों को वार्षिक मूल्यांकन भी करना चाहिए, महीने महीना उनका काम का समीक्षा होना चाहिए, और उनको वार्षिक मूल्यांकन भी, एनुअल जो उनका काम की रिव्यू होना चाहिए। और अगर काम अच्छा है तो उसको कंटिन्यू कर सकते, अगर काम अच्छा नहीं है तो कमिटी एक डिसीजन लेके उनको बाजू भी रख सकता है, ये भी ये मानव संसाधन में करना चाहिए। 5वां,
वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सीएलएफ में, इसका मापदंड ये दिया गया है कि वित्तीय प्रबंधन नीतियां लागू है, यानी कि बहुत सारे चीज़ों को लेके पैसा एक वीवो को कितना पैसा देना चाहिए, कितना मतलब कितने दिन में देना चाहिए, किस काम के लिए देना चाहिए, कहीं पे कोई रूल नहीं है। तो हर चीज़ को लेके मतलब बचत के बारे में, यानी कि लोन के बारे में, मतलब इंस्टॉलमेंट के बारे में, यानी कि अलग अलग तरीके की जो सेवा शुल्क होता है उसके बारे में को, हर चीज़ को बारे में एक नीतियाँ तैयार करके यानी कि नॉर्म्स फ्रेम करके रखना चाहिए, तभी तो मॉडल सीएलएफ होगा। उद्घाटन पुस्तकों और रिकॉर्ड यानी कि अपडेटेड ये अपडेटेड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब क्या है? पुस्तक है 12 पुस्तक है, 15 पुस्तक है सीएलएफ में, लेकिन उसमें से आधा पुस्तक लिखते नहीं है। वीवो में भी 12-11 पुस्तक है, लेकिन उसमें से 3-4 पुस्तक छोड़ के बाकी पुस्तक लिखता नहीं है। एसएजी में भी वही हाल है, तो उसको बोला जाता है ये अपडेटेड पुस्तक नहीं है। हर लेवल पे, एसएजी लेवल पे, वीवो लेवल पे, सीएलएफ लेवल पे भी आपको अपडेटेड मतलब अगर कल मीटिंग हो चुका है तो उसी दिन पुस्तक ठीक ठाक रख के लिख के रखना चाहिए। तो प्रॉम्प्ट यानी कि रेगुलर बुक कीपिंग जो बात है वो रेगुलरली करते रहना चाहिए मॉडल सीएलएफ के एरिया में। एसएचजी वीवो सीएलएफ के पुस्तकों का डिजिटाइजेशन करना चाहिए, यानी कि ये प्रक्रिया में आपको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एसआरएलएम के द्वारा जल्दी से जल्दी आपको लोकोस एप्लीकेशन और दूसरा जो एप्लीकेशंस आपको देने वाले हैं, तो वो जब वो मिलेगा तब तुरंत उसको डिजिटाइजेशन भी करना चाहिए 100%। एसएचजी वीवो सीएलएफ की आंतरिक लेखा परीक्षा यानी कि इंटरनल ऑडिट जिसे बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सीएलएफ एरिया में 50 लाख, 70 लाख, 60 लाख, कई कई राज्यों में 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया पैसा गया है, लेकिन ये कहाँ है, कौन है, ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो उसको आंकड़ा बनाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए हर एसएचजी लेवल पे, हर वीओ लेवल पे और इवन सीएलएफ लेवल पे भी इंटरनल ऑडिट करना, आंतरिक जो लेखा परीक्षा होना चाहिए। ये कौन करना है, क्या करना है, कब करना है, इसके लिए पूरा प्रक्रिया तैयार करना है, नीति तैयार करना है, पॉलिसी, वो सीएलएफ का जिम्मेदारी बनता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ये कम्युनिटी ऑडिटिंग पॉलिसी के बारे में, हम अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे, लेकिन ये हर स्तर पर होना चाहिए। मॉडल सीएलएफ एरिया में देख लीजिएगा, यहाँ पे 100% होना चाहिए, तभी तो ये मॉडल सीएलएफ कह सकते हैं। और सीएलएफ की संविधिक लेखा परीक्षा यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिट जिसे बोला जाता है अंग्रेजी में, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है आपको सालाना एक बार जरूर होना चाहिए। आप जानते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक एक वार्षिक फाइनेंशियल ईयर हम बोला जाता है, वित्तीय साल बोलते हैं। उसके बाद तुरंत ये स्टैट्यूटरी ऑडिट करना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, ये 100% करके रखना चाहिए मॉडल सीएलएफ के द्वारा। अगर सब काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन ये स्टैट्यूटरी ऑडिट यानी कि लेखा परीक्षा नहीं हो रहा है तो वो गलत हो जा रहा है कहीं ना कहीं। और 6वां, वीवो सीएलएफ में सीएएफ और ऋण प्रबंधन एसएचजी के समय पर क्रेडिट सुनिश्चित करे, सामुदायिक निवेश कोष का कुशल उपयोग, ये 6वां है। 6वां में क्या बात कर रहे हैं, वीवो सीएलएफ में सीएएफ और ऋण प्रबंधन, इसमें जो मापदंड दिया गया है, ऋण प्रबंधन प्रणाली स्थापित, मतलब ऋण किसको देना है, कब देना है, कितना वीवो से, कितना एसएचजी से, एक एसएचजी को कितना देते हैं, तो कुल कितना एक साल में कितने एसएचजी को दे सकते हैं, हमको पैसा कितने मिलने वाले हैं, जो दिए 100 पैसों में कितना हमको वापस आने वाले हैं, किस्त कितना आता है, हमको ब्याज कितना आता है और बचत कितना आता है, वो कुल मिला के हम कितना पैसा ये आने वाले साल में हम दे सकते हैं, वो देना है तो किसको देना है, दिस इज व्हाट, ये पूरा जानकारी को हम बोल सकते हैं कि ऋण प्रणाली। ये सीएलएफ मॉडल सीएलएफ में ऋण प्रणाली तैयार करके रखना चाहिए। और उधार नीतियां तैयारी, अभी बताया मैंने, हम उधार देना है तो क्या एक लोन देना है, क्या वापसी करने के बाद दूसरा लोन दे सकते हैं क्या वीवो को? अगर वीवो को देना है तो अपर सीलिंग यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना देना है, कम से कम कितना देना है, इसका रिगार्डिंग में पॉलिसी तैयार करके रखना चाहिए। और निष्क्रिय निधि मात्र 5% से कम रहना चाहिए, यानी कि अगर 1 लाख रुपया निधि अगर आपको दिया गया सीएलएफ को, उसमें से 5,000 से ज़्यादा आपका निष्क्रिय राशि की रूप में नहीं रहना। निष्क्रिय राशि मतलब आपका बैंक में खाते में पड़ा हुआ रहा पैसा, आपको मतलब 3 महीने से 4 महीने से पैसा वैसा ही पड़ा हुआ है, वो किसी काम का नहीं है, बैंक में है, तो वो है निष्क्रिय राशि, उससे कोई क्रिया नहीं हो रहा है ना,
इसीलिए वो राशि का अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आप 5 लाख से ज़्यादा निष्क्रिय नहीं रहना, अगर 1 लाख है तो 5,000 से ज़्यादा आपका निष्क्रिय राशि नहीं रहना। इसका मतलब लेस देन 5% से कम रहना चाहिए। OTR SAG टू वीवो कितना 95% रहना चाहिए। OTR मतलब ऑन टाइम रिपेमेंट, यानी कि जिस तरीके से पैसे लेने की टाइम पे वो लोग इंस्टॉलमेंट बनाया गया, वो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 100 पे 100% वापस करना चाहिए, लेकिन ये कम से कम 90% से ऊपर रहना चाहिए। मॉडल CLF तभी बोलेंगे 95% से कम है SAG टू वीवो, और OTR वीवो टू CLF, जैसे SAG टू वीवो 95% रहना चाहिए और वीवो टू CLF 95% से ऊपर ऑन टाइम रिपेमेंट होते रहना चाहिए, तभी तो ये रिपेमेंट अच्छा होगा, आपका ऋण प्रणाली आप अच्छी तरीका से अमल कर सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं होगा। और आपको सामुदायिक निवेश कोष की कुशल उपयोग मतलब यही है। और पार एट CLF 90 डेज से ऊपर मात्र 5% से कम रहना चाहिए। पार मतलब क्या है? पोर्टफोलियो एट रिस्क, यानी कि हम किसी को उधार दिया है, वो पैसा लेके बैठ गया है, 3 महीने से जो किस्त हमको देना चाहिए वो किस्त नहीं दिया था, यानी कि 10,000 रुपया या 1 लाख रुपया एक वीवो को आपने पैसा दिया था CLF की तरफ से, 1 लाख रुपया लिया है, वो 3 महीने से किस्त वापस नहीं कर रहे, अभी तक खाली 10,000 रुपया वापस किया है, 90,000 रुपया उसके ऊपर है, 3 महीने से वापसी नहीं आ रहे। इसका मतलब आपका जो 90,000 रुपया जो है पोर्टफोलियो एट रिस्क, यानी कि वो खतरे में है। वो 90,000 रुपया आपको आएगा ना आएगा किसी को पता नहीं है, वो खतरे में है। पोर्टफोलियो एट रिस्क मतलब खतरे में। ऐसा पैसा, इस तरीका की पैसा मात्र 5% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, 5% से कम रहना चाहिए। यानी कि 1 करोड़ रुपया अगर आपकी सामुदायिक निवेश कोष राशि आपका CLF में है तो मात्र 5 लाख से ज़्यादा वो कभी नहीं होना चाहिए, ऐसी वाला स्थिति में, निष्क्रिय राशि की स्थिति में। और CLF की ऋण उत्पादों की संख्या, यानी कि उत्पादों मतलब प्रोडक्ट्स, ऋण की प्रोडक्ट मतलब हम जनरल लोन दे रहा है, कौन सा काम के दे रहे हैं आपको पता नहीं है, उनको भी पता नहीं है। मतलब हम स्वास्थ्य के लिए भी लोन दे सकते हैं, एजुकेशन के लिए भी लोन दे सकते हैं, अगर चाहिए तो कुछ अन्य चीज़ के लिए भी लोन दे सकते हैं। मतलब जैसा बैंक में अलग अलग शादी के लिए देता है, पढ़ाई के लिए देता है, घर बनाने के लिए देता है, मतलब अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट्स जिसे उत्पाद बोलते हैं रहता है बैंक में लोन लेने के लिए। कार के लिए भी लोन मिलता है, गाड़ी के लिए भी लोन मिलता है। तो हमारा CLF वीवो लेवल पे भी कम से कम 2 तरीका की जो लोन्स सबको मिलने जैसी स्थिति हमारा मॉडल CLF में रहना चाहिए, तभी तो इसको मॉडल CLF कहेंगे। तो छठवा सस्टेनेबिलिटी, यानी कि संचालन की लागत को पूरा करने और स्वतंत्र बनाने में सक्षम संघ, यानी कि ऑपरेशनल सेल्फ सफिशिएंसी जिसे बोलते हैं, यानी कि संस्था अपने खर्चों को अपनी जो आय से मीट करने का, यानी कि अपनी आय से वो खर्चों को पूरा करने की स्थिति में जो रहता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, यानी कि OSS, ऑपरेशनल अपना संस्था की काम को अपने आय से खर्चा करने की स्थिति में जो रहता है। मतलब एक वीवो अपना पुस्तक संचालक को रखे हैं, अपना ऑफिस को ओपन किए हैं, मतलब वो ऑफिस का भाड़ा, मीटिंग का खर्चा और अपना पुस्तक संचालक का तनख्वाह, ये कुल मिला के अगर 2,000 रुपया वो वीवो में खर्चा आ रहे हैं तो वीवो का आय भी 2,000 से कम ना हो, 2,000 से ऊपर है, तब उसको बोल सकते हैं OSS। भले खर्चा 2,000 है लेकिन एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा 2,000 है, आय जो है 1,000 रुपये है, तो उस वीवो को हम नहीं बोल सकते हैं ये OSS में है। ठीक है, तो 100% OSS में रहना चाहिए, यानी कि सभी SAG, सभी वीवो, सभी संघ स्तरीय संगठन 100% अपना खर्चा अपना आय से मिटाने की स्थिति में रहना, तभी तो उसको मॉडल CLF बोलेंगे। या निधि अनुपात की वेग मतलब वेलासिटी, मतलब 1 रुपया अगर हम दिए तो उसको 3 रुपया के हिसाब से उसको घुमाना चाहिए, मतलब 3 टाइम्स घुमाना चाहिए। 1 लाख रुपया दिए तो वो रोटेशन 3 लाख का करके रहना चाहिए। आपको सिंपली समझ में आने के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 रुपया अगर आपके हाथ में दिए उसको 3 रुपया की बराबर घूमना चाहिए, मतलब उसका इतना अच्छी तरीका से लेन देन करते रहना चाहिए। 3 रुपया की ज़रूरत को पूर्ति करना है 1 रुपया से, ऐसा मतलब उसको घुमाना चाहिए एक अच्छी तरीका से।
इसको बोला जाता है अनुपात की वेग। संचालित लागत अनुपात यानी कि ऑपरेशन कॉस्ट रेशियो, मतलब जो एक्सपेंडिचर होता है वो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका संचालन की लागत। एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने से कोई मतलब नहीं है, ये सामुदायिक संस्था है, सोच के हम करना चाहिए। ऋण इकट्ठी अनुपात यानी कि हाँ, तो ये 1:30 रहना चाहिए, ये ऋण इकट्ठी अनुपात। ये 7वां पॉइंट है। तो एसएचजी वीवो की गुणवत्ता कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल और स्थिर एसएचजी और वीवो सुनिश्चित करे, यानी कि गुणवत्ता कार्यात्मक एसएचजी हो या वीवो हो वो कार्यात्मक फंक्शनल रहना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। खाली नाम के वास्ते वो बन गया बस निष्क्रिय हो गया, ऑन पेपर एसएचजी है, बैंक खाते में एसएचजी है, नहीं तो पेपर में वीवो है, वो काम नहीं कर रहे, लेकिन वो काम करते रहना चाहिए। वो काम कर रहे या नहीं कर रहे, एसएचजी काम कर रहे, ये जिंदा है या मर गया है, ये कैसा पता चलेगा हमको? वीवो पर काम कर रहे नहीं कर रहे, ये कैसा पता चल गया हमको? ये पता चलेगा अगर हम ये देखेंगे। तो क्या है वो? परसेंटेज ऑफ एसएचजीस इन ग्रेड ए, मतलब एक ग्रेड में अगर आपका संकुल स्तरीय संगठन वो आदर्श संगठन बनना है तो 75% एसएचजी, 75% एसएचजी ए ग्रेड में रहेंगे, तब तो आपका संकुल को मानेंगे वो मॉडल सीएलएफ की ओर बढ़ रहा है। उससे कम है तो वो अभी मॉडल सीएलएफ नहीं कह सकते हैं। और वीवोस भी 85% 85% जो वीवोस है आपको ए ग्रेड से ऊपर ए ग्रेड रहना चाहिए। अगर 85% वीवोस ए ग्रेड में नहीं है तो तभी तो हम वीवो वो मॉडल सीएलएफ नहीं कह सकते। ये दोनों पॉइंट को भी हम देखना है, तभी तो ये एसएचजी वीवोस फंक्शनल है बोल सकते हैं। अगर ये परसेंटेज में कम है तो वहाँ पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, उसको ए ग्रेड में लाने का मेहनत करना पड़ता है। 8वां पॉइंट है वित्तीय समावेशन, यानी कि सदस्यों तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच बढ़ाना। वित्तीय समावेशन मतलब क्या है? जिसे फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। तो वित्तीय सेवा में क्या क्या आते हैं आपको पता है? तो उसमें बचत को लेके बैंक में खाता, यानी कि सब अलग अलग जो इंडिकेटर्स है वो सभी इंडिकेटर से ये हमारा एसएचजी मेंबरों को, बहनों को हम जोड़ना चाहिए। जैसे परसेंटेज ऑफ बीसी बीएफ सेवाओं को माध्यम से कवर किए गए सदस्य, यानी कि हमारा जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, आप जानते हैं अभी गाँव में बैंकिंग करस्पॉन्डेंट एक दीदी बैठ के पूरा हमारा जो बचत हो या हमारा ऋण को, जो अलग अलग तरीके की जो सेवाएं है वो हमारा बीसी सखी की द्वारा हम हमारा जो संकुल स्तरीय संगठन में हर गांव में ये रखना चाहिए, उसकी द्वारा ये सेवाएं मिलते रहना चाहिए। और व्यक्तिगत खाता वाले सदस्य, मतलब जितना 90% से ज़्यादा जो हमारे एसएचजी की दीदी लोगों को अपना अपना नाम के ऊपर एक व्यक्तिगत खाता, भले हमारा एसएचजी का नाम के ऊपर खाता तो है, लेकिन एसएचजी में रहने वाले हर मेंबर को भी अपनी नाम से बैंक शाखा में एक बचत खाता जरूर खोल के रखना चाहिए। वो भी 90% से ज़्यादा रहना चाहिए, तभी तो उसको हम मॉडल सीएलएफ की प्रक्रिया बोल सकते हैं। और बीमा का कवरेज, मतलब हर परिवार, ये तो 95% से ऊपर लेना चाहिए। जितने भी संकुल में जुड़े हुए, संकुल स्तरीय संगठन में जुड़े हुए, वीवो में जुड़े हुए एसएचजी, सारे एसएचजी का सारे मेंबरों को कम से कम 95% से ऊपर जो परिवार है कोई ना कोई बीमा योजना से जुड़ के रहना चाहिए। आम आदमी बीमा योजना हो या नहीं तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, अटल पेंशन, ऐसा बहुत सारे योजनाएं हैं बीमा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमा योजना से जुड़ के 95% परिवार यानी कि 100% परिवार अगर रहेंगे तभी तो ये मॉडल बोल सकते हैं। तो और आगे बढ़ेंगे तो हाँ, एंटरप्राइज डेवलपमेंट यानी कि उद्यम विकास। ये उद्यम विकास में देखा जाए तो कितना हो सकता है तो एंटरप्राइज की ओर हम जाना चाहिए, उत्पादन समूह की ओर जाना चाहिए। अभी हमको तो बैंक लिंकेज अच्छी तरीक़ा से मिल रहा है और हमारा सीएफ राशि भी हमको अच्छी तरीक़ा से मिल रहा है, और वो अलग अलग तरीके की फंड्स का भी मिल रहा है, सरकारी योजना का प्राप्त लाभ में भी मिल रहा है। तो हम ये हर एक परिवार में या नहीं तो जितना हो सकता है उतना परिवारों में हमने ये प्रोड्यूसर ग्रुप, उत्पादक समूह, एक तरह की काम करने वाले सब लोग मिलकर एक उत्पादक समूह बनाना है। वैसा जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पे उत्पादक समूह बनाना ये मॉडल सीएलएफ में एक काम है। दूसरा, मेंबर्स अवेल लोन्स अबव ₹30 फॉर लाइवलीहुड्स, मतलब
ये 30 नहीं है, ये कम से कम 50,000 से ज़्यादा रकम लोन लेने वाले लोग हमारा क्लस्टर में कम से कम 40-50% अगर रहना चाहिए। धीरे धीरे उनका संख्या बढ़ते रहना चाहिए, तभी तो उनका आजीविका बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगा, गरीबी उन्मूलन का जो प्रक्रिया है वो जारी होगा। इसलिए जितना हो सकता है उतना ज़्यादा मात्रा में पैसा कर्जा उठा के उसको उत्पादक काम में करने के लिए हम प्रोत्साहित करना चाहिए। वो हमारा मॉडल CLF की अलग से काम है। एंड सामाजिक विकास पहल और अभिसरण यानी कि सोशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, जिसमें क्या है, CLF सदस्यों को सामाजिक विकास के लिए गतिविधियों की कार्यान्वित करता है और हकदारियों का तक पहुंच सुनिश्चित करता है। मतलब ये आपकी CLF में जो भी एनुअल एक्शन प्लान बनता है, वो एनुअल एक्शन की प्लान के तहत आप कुछ मुद्दा को सामने रख के, फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स के बारे में। मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। हाँ, जो आपको लिंग मतभेद के बारे में, लिंग भेद के बारे में आपको पता है, ये लिंग भेद को लेके आपकी संकुल में कितने तरीका की काम हुआ है। मतलब बहुत अच्छा तरीका की काम वहाँ पे जेंडर के ऊपर काम होना चाहिए। और किचन गार्डन, हर घर में किचन गार्डन जहाँ जहाँ स्कोप है, जहाँ जहाँ कर सकता है, करने की संभावना है, जितने घरों में करने की संभावना है, ये कुपोषण को पूरा दूर करती हैं। बच्चों का और माता, गर्भवती महिलाओं का, बुजुर्ग लोगों का, सभी लोगों का परिवार की एक तंदुरुस्ती के लिए, ये पोषण के लिए हम ये प्रमोट करना चाहिए कि किचन गार्डन बहुत सारा घरों में हम प्रमोट करना चाहिए। और शौचालय का उपयोग, शौचालय तो भले बहुत सारे दीदी लोग बनाए हैं, लेकिन उसको जब तक उपयोग ना करें तो बनाने से कोई मतलब है क्या। और जितने भी हमारा दीदी हमारा समूह से जुड़े हैं, वो सब लोग 100% शौचालय को सही तरीका से इस्तेमाल करें। और SHG सदस्यों की संख्या, हाँ, ग्राम सभा में उपस्थित, यानी कि 100% ग्राम पंचायत जब सालाना ये 2 बार जो ग्राम सभा करती है, वो ग्राम सभा में जरूर भाग लेने की जो काम है, 100% हमारा सदस्य भाग लेना जैसा देखना चाहिए। और पात्र सदस्यों की पहुंच, मतलब यानी कि हक, कुछ राशन कार्ड हो, मनरेगा कार्ड हो, नहीं तो अलग अलग तरीका की जो मिलने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना हो, नहीं तो उज्ज्वला योजना हो, जितने सारे योजना जो है वो योजना का हकदार जो है, वो सब लोगों को हक उन लोगों का तक पहुंचाने का एक योजना बना के पंचायत से बातचीत करके अभिसरण के माध्यम से सारे जो योग्य परिवारों तक पेंशन वगैरह वगैरह चीज़ें उन लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। ये है 10 तरह की जो हमारा मॉडल CLF की संकेतक है। ये मुख्य संकेतक, अगर हम जब ये 10 तरह की संकेतक में अच्छी तरीका के हम काम करके, अगर हम इस साइड पे जो दिखाया गया आपको, वहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो आपका CLF को हम बोल सकते हैं कि मॉडल CLF यानी कि आदर्श संकुल स्तरीय संगठन। ठीक है दोस्तों, आप देखते रहिए SHG ऑनलाइन YouTube चैनल, और आगे आपको इस चीज़ को लेके एक एक जो संकेतक को हासिल करने के लिए क्या क्या रणनीति अपनाना है, हम अलग अलग वीडियो में आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।